नमस्कार। कल की क्लास में अपन पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकारों में आपने देखा, पहला पढ़ा था मानवीकरण और दूसरा पढ़ा था आपने विभावना अलंकार। आज अपन तीसरा अलंकार पढ़ रहे हैं, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार विशेष कथन, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो क्या होता है? आपने विभावना अलंकार में देखा, विभावना अलंकार में क्या पढ़ा था बेटा? विभावना में पढ़ा था कि कारण के बिना ही कार्य हो जाता है। ये कहां पढ़ा था? विभावना में पढ़ा था। कारण के बिना ही क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है, ये विभावना में। अब यहां विशेषोक्ति में देखना, ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा समझना दोनों में क्या अंतर है, तभी आपको मैं दोनों अलंकार साथ साथ बता रहा हूं। यहां कारण है, लेकिन कारण के बिना कार्य हो रहा है, ठीक है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो गया। लेकिन यहां क्या है? कारण के होते हुए भी, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पाता है। देखो अंतर क्या है? कारण के बिना कार्य हो रहा है विभावना अलंकार में, और यहां क्या हो रहा है? कारण के होते हुए भी कार्य नहीं है। इतना सा अंतर है। दोनों को याद, तुलना के माध्यम से याद कीजिए, दोनों याद हो जाएंगे। जहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है वो आपका विशेषोक्ति अलंकार, और जहां कारण के बिना ही कार्य हो गया, कारण के बिना ही कार्य हो गया, वहां पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या दोगे आप? देखना, परिभाषा में क्या लिखोगे? जब किसी पद में कारण के होते हुए भी कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पाता है, कारण के होते हुए कार्य नहीं हो पाता है, उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। कारण है फिर भी कार्य नहीं हुआ। देखो उदाहरण है सीधा सा, देखो दो मेघ बरसते हैं, दो मेघ बरसते हैं, फिर भी प्यासी की प्यासी, फिर भी प्यासी की प्यासी। देखो दो मेघ बरसते हैं, फिर भी प्यासी की प्यासी। अब यहां पर देखिए कार्य हो रहा है, क्या कारण उपस्थित है? क्या उपस्थित है? मेघ का बरसना यानी पानी का गिरना। पानी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी क्या नहीं हो रहा है?
प्यास नहीं बुझ रही है, प्यास नहीं बुझना, प्यास का नहीं बुझना। पानी है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। कारण है, कारण क्या है? माध्यम है, साधन है यहाँ, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। नेह ने, नेह ने, नेह ने नैननी सो, नेह ने नैननी को, नेह ने नैननी को कछु, नेह ने नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, उपजी बड़ी बलाय, नेह ने नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे, पड़ती रहे, तउन प्यास बुझाए, तउन प्यास बुझाए। अब यहां पर देखना बेटा आप, नेह ने नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, नीर यानी जल, तउन प्यास बुझाए, प्यास यानी प्यास, यानी हमेशा आंखों में पानी भरा रहता है फिर भी प्यास नहीं बुझती। वही जो पहला उदाहरण अपन ने पढ़ा था वैसा ही है। यहाँ पर एक विरहिणी नायिका का वर्णन किया गया है कि नायक के वियोग में उसकी आंखों में हमेशा पानी बहा रहता है, लेकिन फिर भी मिलन घड़ी नहीं आती है। यानी कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण लिख रहा हूं, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनते जुगल करे माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश, प्रेम प्रेम विवश पहिराई न जाई, पहिराई न जाई। अब यहां पर देखिए कि हाथों में माला उठा रखी है, साधन है, माध्यम है, कारण है, लेकिन पहराई न जाई, फिर भी पहराई नहीं जा रही है। माला है लेकिन पहराई नहीं जा रही है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार को आप एक बार दोबारा देखिए बेटा, क्या होता है कि कारण के होते हुए भी, यानी जब किसी पद में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पाता है उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कार्य उपस्थित है, जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, यहाँ हाथों में माला है लेकिन फिर भी पहराई नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। बहुत इजी सा अलंकार है ये। दूसरा अलंकार पढ़ते हैं अपन, समासोक्ति अलंकार। देखिए नाम तो समान सा लगता है लेकिन लक्षण अलग हैं। समासोक्ति अलंकार क्या है? समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? समासोक्ति अलंकार
देखिए इस शब्द की रचना को देखिए पहले। यह शब्द बना है समास प्लस उक्ति के योग से। यहां समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना, यानी बड़ी बात को छोटे रूप में प्रकट करना। और उक्ति का मतलब होता है कथन। देखिए क्या होता है इस अलंकार में। इसमें यह होता है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने वाला भाव एक साथ बोध हो जाता है, उसे ही समासोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में संक्षिप्त कथन के द्वारा संक्षिप्त कथन के द्वारा जिस काव्य पंक्ति में संक्षिप्त कथन के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को एक साथ, दोनों का एक साथ बोध हो जाता है, दोनों का एक साथ बोध हो जाता है, समासोक्ति अलंकार कहते हैं। समासोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि जो सामने है और जो सामने नहीं है, उन दोनों का एक साथ प्रकटीकरण होना, एक साथ दोनों का बोध होना, उपमेय के द्वारा उपमान की प्रस्तुति हो जाना, उपमेय और उपमान दोनों की एक साथ प्रस्तुति हो जाना। इसमें क्या होता है बेटा कि देखिए, एक सामान्य भाषा में अपन पढ़ें कि जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी काव्य पंक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध हो जाता है, जब किसी काव्य पंक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध हो जाता है, यानी दो भाव वाले कथन एक साथ कह दिए जाते हैं, तो उनको प्रकट करने वाला जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। यहां अपन उदाहरण लें कि सिंधु सेज पर, उदाहरण है सिंधु सेज पर सिंधु सेज पर दरहा वधू अब, दरहा वधू अब, सिंधु सेज पर दरहा वधू अब, तनिक संकुचित बैठी सी, तनिक
संकुचित बैठी सी प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। तो देखिए यहाँ क्या है, एक प्रस्तुत है और दूसरी अप्रस्तुत है। सिंधु सेज यानी समुद्र रूपी जो सैया है, धरा वधु अप, यह हमारी जो पृथ्वी है वह वधु के रूप में अब संकुचित यानी सिमटी हुई सी, शरमाई हुई सी बैठी है प्रलय निशा हलचल स्मृति में, और यह ऐसा लग रहा है जैसे संध्या के समय प्रलय रूपी हलचल की यादें हो रही हैं, मान किए सी ऐठी सी, और वह अपने मान सम्मान में ऐड की हुई सी। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो उपमा अलंकार भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों बातें एक साथ आ रही हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों एक साथ प्रकट हो रही हैं। यहाँ दहा को किस रूप में प्रस्तुत कर दिया, वधु के रूप में प्रस्तुत कर दिया, दोनों एक साथ प्रकट हुई हैं, इसलिए यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध हो जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। देखिए दूसरा क्या है, एक उदाहरण और देख लीजिए आप। उदाहरण है यहाँ पर उदाहरण अपन ले रहे हैं कि कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भाई, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भाई सांझ, प्रफुल्लित हूं, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भाई सांझ कलानिधि जोही, कलानिधि जोई। यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ प्रकट किया जा रहा है। कुमुदिनी कमलिनी को कहते हैं, प्रफुल्लित यानी खिलना, सांझ यानी संध्या के समय, कलानिधि यानी चंद्रमा। देखिए कमलिनी जो है वो रात्रि में खिलती है, कमल सूर्योदय के साथ खिलता है, कमलिनी जो कुमुदिनी होती है वो रात्रि में खिलती है, संध्या के होने पर खिलती है। तो यहाँ पर देखिए सांझ यानी संध्या और कलानिधि दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी कि उपमेय उपमान दोनों को साथ साथ प्रकट किया गया है। यहाँ क्या किया गया है कि संध्या के होने पर तो क्या हो रहा है, कुमुदिनी खिल रही है, लेकिन कुमुदिनी खिलने के साथ ही जो कलानिधि है वो कलानिधि के होने पर जो नायक जो है वह क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। नायक जो है क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, कुमुदिनी खिल उठी, परंतु अप्रस्तुत का अर्थ संध्या, सांझ यानी संध्या के समय कलानिधि यानी चंद्रमा की कलाओं को देखकर। यहाँ अप्रस्तुत है नायक यहाँ अप्रस्तुत है, लेकिन फिर भी उसको एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया। नायक जो है प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हो गया है। एक उदाहरण आपका जाना पहचाना सा उदाहरण है, हालांकि वो अन्योक्ति में भी आता है, लेकिन उसको यहां भी आपको समझाया जा रहा है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं विकास इहि काल,
अली कलिहि सो बिंद्यो, अली कलिहि सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल, अब यहां पर देखो, यहां पर मधुर मधु, मधु यानी भ्रमर, यहां पर मधुर भंवरे को बताया गया है कि हे भ्रमर, अभी तो ये जो पराग कण है वो विकसित भी नहीं हुए, जिस फूल पर तू मंडरा रहा है वो अभी विकसित भी नहीं हुआ, और तू अभी तक इसी के मोह जाल में इतना फंसा हुआ है, आगे कौन हवाल, यदि यह विकसित हो जाएगा तो तेरी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर भ्रमर के माध्यम से कवि ने जयसिंह को इंगित किया गया है। भ्रमर यहाँ प्रस्तुत है, ये मधु जो मधुप है ये क्या है, प्रस्तुत है, लेकिन यहाँ इसको अप्रत्यक्ष रूप से राजा जयसिंह को भी एक साथ यहाँ प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसलिए यहाँ समासोक्ति अलंकार है। देखिए बेटा, समासोक्ति अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को साथ साथ प्रकट किया जाता है, इसलिए एक साथ प्रकट होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है समझ। तो दो अलंकार कल की क्लास में हुए थे अपने, और दो अलंकार आज की क्लास में हो गए। 8 अलंकार दिए हुए हैं, 8 अलंकारों में से 4 अपन ने पढ़ लिए। देखिए बेटा, पढ़ना और उसका मनन करना एक अलग अलग बातें होती हैं। आप इस बात को गहराई के साथ देखें कि अपना सिलेबस जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपन कितना क्या ग्रहण कर रहे हैं। आप मनन करके पढ़ें, जो आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं उन वीडियोज को बिल्कुल गहराई के साथ बार बार आप पढ़ें, इसको नोटबुक में नोट करें, जो चीज़ नहीं आती है उसको नोट करें, उसको आप भेजें रिमार्क के रूप में, हम उसको हल करेंगे, दोबारा से आप तक सॉल्व भेजेंगे उसका, और आप अपनी टिप्पणी दें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो समय है यह समय बड़ा ही नाजुक है, यह हर वर्ग के लिए, लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए बड़ा ही मुसीबत का समय है। इसको आप सदुपयोग के रूप, इस जो ये समय है इस समय का सदुपयोग करें, घर पे बैठकर यहाँ ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से स्टडी करें। यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप स्कूल में संपर्क करें और नियमित कक्षा से जुड़ें। यदि आपकी नियमित कक्षाएं नहीं आ रही हैं तो आप स्कूल में जाकर के संपर्क करें। हो सकता है भाई आपकी फीस ड्यू हो सकती है, आपका जो कुछ भाग आपका फीस का लिया जा रहा है तो वो आप जमा करवाएं, और फीस जमा करवा करके आप नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ें। यदि आपकी एक भी कक्षा मिस होती है तो फिर पढ़ने का कोई मजा नहीं है। यदि आपकी 1-2 कक्षाएं मिस हो जाती हैं तो पढ़ने का कोई मजा नहीं। आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं और नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, अध्यापक लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं। आप ध्यान दें, आप इस बात पर गौर करें कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, कल जो मेरे पास नोट्स आए थे उन नोट्सों को कितना मैंने हल किया है और कितना क्या मैंने पढ़ लिया है। देखिए धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाएगा। अभी 31 अगस्त तक अपनी स्कूलें नहीं खुलेंगी, आगे की सरकार के द्वारा क्या रणनीति बनाई जाती है उसके हिसाब से स्कूलों का संचालन होगा। लेकिन आप अपनी कक्षा को नियमित रखें, आप अपनी पढ़ाई को बाधित ना करें और नियमित रूप से प्रत्येक विषय की कक्षा को आप फॉलो करें। जो चीजें आप तक भेजी जा रही हैं वही हर सब्जेक्ट का आप एक अलग रजिस्टर डालें और उसे होमवर्क के रूप में करें, आप उसे टेस्ट के रूप में करें। और हाँ, समय समय पर आपके पास टेस्ट की
प्रश्न भी भेजे जाएंगे, उनको आप हल करना, उनको भी आप आसानी से अपनी नोटबुक में संजो कर रखना, उनका उत्तर देना। उसके बाद जब अपन मिलेंगे तो उनको देखेंगे, जहाँ जो समस्या होगी उनको भी अपन हल करेंगे। तो ध्यान देना, जो बातें आपको यहाँ से स्कूल से बताई जा रही हैं, प्रत्येक बात पर आप उसी प्रकार से विचार करें जिस प्रकार से आप ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ते थे, ऑफलाइन कक्षाएं आपकी चलती थी। ये इतना ही बस अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष नहीं है बिल्कुल, अगर आमने सामने बैठ के संवाद करें तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ भी वही बातें आपके सामने आ रही हैं। जो चीज़ आपके साथ दिक्कत आ रही है, जिस बात की आपको दिक्कत है, उस बात को आप नोट कर लें और उसको अपन हल करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बताएं, और बाकी अपन आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।